दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटनाचक्र पूर्वावलोकन की प्राचीन इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी उसका हमारा अगला पार्ट है। आज हम आपके सामने मौर्य साम्राज्य के और यूनानी आक्रमण के यानी कि 2 चैप्टर के प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पहले हम जितने भी यूनानी आक्रमण द्वारा 7 से 8 प्रश्न करीब पूर्वावलोकन में पूछे हुए हैं और बाकी हम अशोक या मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे। तो या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जहाँ पर भी इतिहास आता है वहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है और मौर्य साम्राज्य से तो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए. नंद, बी. मौर्य, सी. शुंग, डी. कण्व। तो इसका सही उत्तर देखिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए. नंद। इसकी व्याख्या को देखते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इससे संबंधित और प्रश्न बने तो हम उनको हल कर सकें। यह है, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहा है। भद्रसाल उसका सेनापति था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ए. महापद्मनंद, बी. धनानंद, सी. सुकल्प, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा यहाँ, जैसा कि प्रश्न रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा हमारा बी. धनानंद। अगला प्रश्न दिया है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कथन और कारण दिया हुआ है, हमको इनमें से देखना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो दिया है कथन, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। और कारण क्या दिया हुआ? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर का युद्ध ही नहीं हुआ था। तो यहाँ हमारा दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और पहला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला सही है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। या इसके हम सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं ताकि हम इससे संबंधित प्रश्न बने तो हम हल कर सकें। दिया है, हखमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इस प्रकार ए हमारा सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ कौन सा होगा हमारा। ए. अभिसार, बी. ग्लौसाई, सी. कठ, डी. मस्सग। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी.
मस्सग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। 1, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी हमारा सही है। नंबर 3, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, यह भी हमारा सही है। तो यहाँ ये तीनों तो हमारे सही हो रहे हैं। और इस प्रकार देखें, क्योंकि यहाँ 3 ऑप्शन ही सही हैं, यानी कि बी अगर देखें तो सही हो जाएगा। लेकिन उपयुक्त सभी के लिए हम एक बार इसको चेक करते हैं। वह एक अच्छा प्रशासक था, नहीं, वह अच्छा प्रशासक नहीं था, तो हमारा चौथा गलत हो जाएगा। तो बचेंगे हमारे सिर्फ 3, यानी कि 1, 2, 3 बी वाले ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यूपी पीसीएस प्री 2000, 2003 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। देखते हैं यहाँ, ए अम्भी, बी पुर या पोरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महापद्म नंद। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी पुरु या पोरस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ए निरयाकस, बी सिक्रीटस, सी डाइमेकस, डी अरिस्टोब्यूलस। यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी डाइमेकस। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 7 प्रश्न थे यहाँ तक जो हमारे यूनानी साम्राज्य से पूछे गए थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो आगे के प्रश्न, वो हमारे सभी प्रश्न मौर्य साम्राज्य से होंगे। तो मौर्य साम्राज्य का पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो यहाँ सही उत्तर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जैसा कि रिपीट हो रहा प्रश्न तो हो जाएगा हमारा ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन, डी कुषाण। तो यहाँ भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी मौर्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ए भास, बी शूद्रक, डी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी विशाखदत्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 हमारा है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी चंद्रगुप्त प्रथम को, सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, डी समुद्रगुप्त को।
तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए, विलियम जोन्स, बी, स्मिथ, सी, आर.के. मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ए, प्लिनी, बी, जस्टिन, सी, स्ट्रैबो, डी, मेगस्थनीज। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी, जस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 दिया है हमारा, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी, अशोक के, सी, चंद्रगुप्त मौर्य के, डी, राजा जनक के। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, या इसका सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा और इसके अन्य प्रश्नों के बारे में जानते हैं या तथ्यों के बारे में। तो यहाँ पर है, कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 दिया है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ए, अजय, बी, चाणक्य, सी, विष्णुगुप्त, डी, देवगुप्त। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम था? तो यहाँ पर भी हमारा बी, विष्णुगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए, आर्थिक संबंध, बी, शासन के सिद्धांत और अभ्यास, सी, विदेश नीति, डी, धन संचय, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा यहाँ पर। तो ई वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। या इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि ई वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी, आत्मकथा, सी, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए, जनपद,
बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोस। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी मित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी राजनीतिक जीवन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो 15 नंबर का सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, और वीडियो अच्छा लग रहा हो और प्रश्नों को आप देख रहे होंगे कि कितने ही अच्छे प्रश्न हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना और दोस्तों तक शेयर भी कर देना। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी बिंदुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 दिया है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए बुद्धघोष की समंतपाशादिका, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी पाणिनि की अष्टाध्यायी, डी पतंजलि का महाभाष्य। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए बुद्ध की समंतपाशादिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 दिया है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी लकड़ी का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ प्रश्न यानी कि 18 से हम सीधे आ गए हैं 23 नंबर पे, यानी कि 3-4 प्रश्न गलती से मिस हो गए हैं। चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 गुजरात चंद्रगुप्त
गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ए ग्रीक विवरणों से, बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से, सी जैन परंपरा से, डी अशोक के स्तंभ लेख सेकंड से। इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 दिया है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। यानी कि यहाँ समुद्रगुप्त है और यहाँ डी में चंद्रगुप्त है। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ए 317 ईसा पूर्व, बी 315 ईसा पूर्व, सी 305 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला प्रश्न, दिया है, मानचित्र से संबंधित है और इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है तो ये तो कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको छोड़ते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट है। प्रश्न नंबर 28 दिया है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए अशोक। यानी कि अशोक से प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बाकी ये तीनों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ए तृतीय मुख्य शिलालेख, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी नवां मुख्य शिलालेख, डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 31 नंबर, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने, डी धन्वंतरी ने। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अशोक ने। अगला प्रश्न नंबर 32 दिया है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है?
ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देव नाम प्री की उपाधि, डी पशु चिकित्सालय खोले। RAS RTS प्री 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ सही उत्तर देखते हैं, हो जाएगा हमारा देव नाम प्री की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, उसका प्रमाण है देव नाम प्री की उपाधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? यहाँ कौन कौन सा दिया हुआ है, यानी कि कोई भी दो है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ कोई भी दो हैं। एक तो हमारा महावंश, अशोक के अभिलेख नहीं, यह नहीं होगा। अशोक के अभिलेख तो नहीं होगा, यानी कि एक जहाँ भी है कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी वाला ऑप्शन कट जाएगा। दीपवंश और महावंश होगा, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दिव्यावदान भी नहीं होगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। तो 34 नंबर यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा होगा। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और अनुयायी की बात करें यहाँ पर अगर चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त थे जैन धर्म के अनुयायी। जब जैन धर्म के, क्योंकि इन्होंने अपने प्राण संलेखना क्रिया द्वारा त्यागे थे। तो एक तो जहाँ है वहाँ हमारा ऑप्शन कट जाएगा, एक ये वाला कट जाएगा और एक ई वाला कट जाएगा। अब बच्चे हमारे पास अशोक के पहले के जो राजा थे, यानी कि अशोक के पहले बिंदुसार हुए थे, और बिंदुसार भी शैव धर्म के अनुयायी थे या जैन धर्म के, शैव धर्म के जहाँ तक थे। तो ये 3 वाला भी कट जाएगा। तो 3 यहाँ है, ये भी कटेगा, 3 यहाँ है, ये भी कट जाएगा। बचेगा हमारा अशोक का पौत्र था दशरथ, यानी कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो अशोक का पौत्र भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ अशोक और अशोक का पौत्र, ये दशरथ है, अशोक का पौत्र है, पौत्र, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यानी कि 2 और 4 यहाँ सही उत्तर होगा। ये 2 और 4। अगला प्रश्न, रज्जुक थे? ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी शक सेना में अधिकारी। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न, या पहले इसका हम फुल डिफिनेशन देख लेते हैं ताकि हम इससे संबंधित और प्रश्न आसानी से कर सकें। तो दिया है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे
को सौंप कर अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सार्थवाह किसे कहते थे? ए. दलालों को, बी. व्यापारियों के काफिले को, सी. महाजनों को, डी. तीर्थ यात्रियों को। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, व्यापारियों के काफिले को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ए. अग्रहारिक, बी. युक्त, सी. प्रादेशिक, डी. राजुक। तो 38 नंबर यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए, अग्रहारिक, यानी कि युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक ये सभी मौर्य शासन के अधिकारी थे। देखते हैं इनको और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इनके बारे में। दिया अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं, जैसे नंबर 1 युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। नंबर 2 रज्जुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। नंबर 3 प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो इस प्रकार ये तीनों हमारे अशोक के अधिकारी थे, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 दिया है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ए. हर्षवर्धन ने, बी. अशोक ने, सी. गौतम बुद्ध ने, डी. कनिष्क ने। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, अशोक ने। अगला प्रश्न या इसका सलूशन जो इम्पोर्टेंट है कि उससे और अधिक हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमने इसका सलूशन भी लगा दिया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अब हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ए. अमरावती, बी. भरहुत, सी. सांची, डी. सारनाथ। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, सांची। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ए. बिंबिसार, बी. अशोक, सी. हर्षवर्धन, डी. पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर होगा बी, अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यहाँ भी हमारा वही उत्तर रिपीट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43
दिया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ए काकड़ाम, बी वेत्रवती, सी बेसनगरी, डी दसपुर। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए काकड़ाम, सांची का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ स्थान दिया है और दूसरी तरफ स्मारक या भग्नावशेष। तो चलते हैं, मिलाते हैं इसको, हम देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। श्रावस्ती अगर देखें तो श्रावस्ती सबसे पहले मिलाते हैं, श्रावस्ती हो जाएगा हमारा सहेत महेत। श्रावस्ती को पुराना नाम था सहेत महेत। तो इसका तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो चेंज नहीं हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी में 4 ही होगा। जब डी में 4 होगा तो हमारा डी वाला ऑप्शन यूं कट जाएगा और ए वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। बचे हमारे पास नहीं, ए वाला ऑप्शन नहीं कटेगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, यानी कि हमारे पास ए और सी ऑप्शन 2 बचेंगे। फिर आगे मिलाकर देखते हैं तो हमारा कौशाम्बी अगर देखें तो कौशाम्बी में क्या स्थित है, घोषिताराम मठ। और कुशीनगर में है राणा भर स्तूप। तो हमारा बचा और कौन, सारनाथ बचा, तो ये हो जाएगा हमारा सी धमेक स्तूप। तो देखते हैं कौशाम्बी, यानी कि ए का 2 होना चाहिए। ए में 2 की बात करते हैं तो ये दोनों में है। बी कुशीनगर को मिलाते हैं, यानी कि बी का 3 दोनों ही ऑप्शन में है। सी का 1, सी में 1 हो जाएगा हमारा सी वाले ऑप्शन में, तो हमारा बी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और हमारा सही उत्तर निकल कर आ जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी पाली। अगला प्रश्न, या इसके सलूशन को देखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि हम आगे आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो दिया है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख और नंबर 3 गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है नंबर 1 शहबाजगढ़ी, नंबर 2 मानसेहरा, नंबर 3 कालसी, नंबर 4 गिरनार, नंबर 5 धौली, नंबर 6 जौगढ़, नंबर 7 एरागुड़ी तथा नंबर 8 सोपरा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से इसे अरेमाइक लिपि में लिखा गया। एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर भाषा के जगह पर दिया है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम प्राकृत भाषा को भी लगा सकते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में दिया है, क्योंकि पाली भाषा और प्राकृत भाषा दोनों ही
लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो यहाँ खरोष्ठी लिपि में जैसा कि अभी हमने बताया, मानसेहरा तथा शहबाज गढ़ी यानी कि 2 अभिलेख जो थे हमारे, वो हमारे खरोष्ठी लिपि में लिखे थे। तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी प्राकृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, यह ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ए पत्थर की पट्टियों पर, बी मोहरों पर, सी स्तंभों पर, डी सिक्कों पर। तो यहाँ इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए पत्थरों की पट्टियों पर। अगला प्रश्न, और यह आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इसमें 124 या 125 के आसपास मौर्य साम्राज्य से प्रश्न दिए हुए हैं। तो आज के प्रश्न हम 125 पूरे नहीं करेंगे, आज हम 50 प्रश्न तक अपने करते हैं, वरना क्लास और ज़्यादा अधिक बड़ी हो जाएगी तो देखने में कठिनाई होगी। तो हम अगले प्रश्न कल लेकर आते हैं। तो आज का हम ये पहला प्रश्न करते हैं, यानी कि 50वां प्रश्न दिया है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए बोहलर, बी रॉबर्ट सेबेल, सी जेम्स प्रिंसेप, डी कार्ड गटन। IAS प्री 1993 और UPPCS मेंस 2006 और UPPCS GIC 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार कई परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी जेम्स प्रिंसेप। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना, जिससे अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।